वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू चिल्ड्रन? पढ़ाई कैसी चल रही है? रिवाइज कर रहे हो लेसन? रीडिंग लगाओ लेसन की, क्योंकि पेपर लेसन के बीच में से आएगा। आई एम टेलिंग यू एवरी डे। हाँ, रीड योर लेसन प्रॉपरली। MCQs जो आएंगे सेकेंड टेस्ट में वो चैप्टर के बीच में से आएंगे। सो रीड योर चैप्टर्स। हाँ, बैक क्वेश्चंस नहीं आएंगे, चैप्टर के बीच में से MCQs आएंगे. So you need to read your lessons. Okay. So now starting with our lesson today, we have started a history chapter. अग्रेरियन पॉलिसीज़ पढ़ रहे थे हम, जो अलग अलग पॉलिसी अडॉप्ट करी ब्रिटिशर्स ने. Yesterday we have read about the permanent settlement that was started by Lord Cornwallis. उसके पहले भी हमने बिड सिस्टम पढ़ा था. देन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट. फिर ये लास्ट में कैंसिल हो गया. इट वॉज अबॉलिश्ड इन 1955. टुडे वी विल रीड अबाउट अनदर सिस्टम दैट वॉज अडॉप्टेड बाय द इंग्लिश, दैट इज़ द रैयतवाड़ी सिस्टम. लेट्स सी व्हाट इट इज़. In this system, the land revenue was not collected by the zamindars but was taken from the rayyats or the cultivators directly. परमानेंट सेटलमेंट में लैंड रेवेन्यू किससे लिया जा रहा था? ज़मींदार से, एंड नॉट द फार्मर्स. रैयतवाड़ी सिस्टम में उल्टा हुआ. नाउ ज़मींदार्स वर नॉट पेइंग द लैंड रेवेन्यू बट वर टेकन फ्रॉम द रैयत. रैयत किसको कहते हैं बेटा? द कल्टीवेटर्स, जो कि फार्मर्स थे, डायरेक्टली उनसे लैंड रेवेन्यू लिया जा रहा था. द सेटलमेंट वॉज मेड डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर्स, जिन्हें वो रैयत कहते थे, who had been tilling the land since ages. The farmers who were directly doing farming on the land. This system came to be known as the Monroe system because it was Thomas Monroe. किसने अडॉप्ट ये डिज़ाइन किया था सिस्टम? Thomas Monroe, who developed this system and extended it to all over South India. So it was Thomas Monroe who had started this system. Now according to this system, the cultivators became the landowners. Farmers खुद हैं, अब वो ज़मींदार हट गए, and the cultivators or the farmers, they were directly the owners of the land and there was no intermediary for collecting the revenue. वो ज़मींदार को हटा दिया, बिचौलियों को हटा दिया. It was implemented in Madras and Bombay presidencies. Under this system, the land revenue was increased after every 20 to 30 years. So this was the system. Land revenue collected directly from the rayyat or the farmers. Now the merits of this system क्या थी? The Rayyatwadi system was considered somewhat better than the permanent settlement. Under this system, the settlement was not made with the zamindar. हाँ, ये किसके साथ हुआ था settlement? Not the zamindars but with the actual cultivators, farmers. उनके साथ direct settlement था ये. As such, the cultivators were not left at the mercy of the zamindars. Permanent settlement में ज़मींदार्स के हाथ में सब कुछ होता था, फार्मर्स कुछ नहीं कर सकते थे. रैयतवाड़ी सिस्टम का फ़ायदा ये था that it was directly with the farmers. Secondly, under this system, the company was not a financial loser. कंपनी को कोई नुकसान नहीं हो रहा था because it could increase its share after regular intervals. इस सिस्टम में कंपनी को फ़ायदा ये था कि वो कभी भी लैंड रेवेन्यू में अपना शेयर बढ़ा सकती थी, जबकि परमानेंट सेटलमेंट में इट वॉज ओनली 10%. Thirdly, under this system, the cultivator was recognized as the owner of the land. फार्मर लैंड का मालिक है, सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू, और उसे ही लैंड रेवेन्यू देना था, तो वो अपने लैंड का मालिक समझा जाता था. अब डीमेरिट्स. बट दिस सिस्टम हैड इट्स ओन डिफेक्ट्स ऑल्सो. इसके कुछ डीमेरिट्स भी थे. द रैयतवाड़ी सिस्टम हाउएवर बेनिफिटेड द गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ द कल्टिवेटर्स. इस सिस्टम में ज़्यादा फ़ायदा गवर्नमेंट को था. नाउ द कंपनी और द स्टेट इटसेल्फ बिकेम द जायंट ज़मींदार. सारा टैक्स कौन कलेक्ट कर रहा है? कंपनी, तो वो भी एक बड़ा ज़मींदार जैसा हो गया. द पीजेंट्स वर ओवरबर्डन्ड विथ हेवी टैक्सेस.
द पीजेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ टैक्सेस, उन पर टैक्सेस का बहुत भार आ गया था. इन केस ऑफ फ्लड्स और अ ड्राई स्पेल, मान लो कभी फ्लड आ गया या सूखा पड़ गया, द पीजेंट्स हैड टू पे एंटायर अमाउंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू, तब भी उनका लैंड रेवेन्यू माफ़ नहीं होता था, उन्हें तो हर हाल में टैक्स पे ही करना पड़ता था. दे ऑफन हैड टू टेक लोन फॉर द पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू. तो उसका ये नुकसान ये हुआ कि जनरली फार्मर्स को लोन लेकर भी लैंड रेवेन्यू चुकाना पड़ता था. मान लो फ्लड आ गए या ड्राउट, सूखा पड़ गया और किसी वजह से प्रोडक्शन ख़राब हो गया, फसल ख़राब हो गई, पर टैक्स तो देना है. ये इस सिस्टम का सबसे बड़ी डीमेरिट थी. ये तो हो गया बच्चों रैयतवाड़ी, है ना. 3 सिस्टम हमने पढ़ लिए, द बिट सिस्टम, द परमानेंट सेटलमेंट, देन द रैयतवाड़ी सिस्टम, और अब हम पढ़ेंगे द महलवाड़ी सिस्टम. ये एक और सिस्टम था जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया. इट वॉज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द ज़मींदारी सिस्टम, है ना, एक नया रूप. ज़मींदारी सिस्टम थोड़ा सा चेंज होकर आया. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द गंजेटिक वैली, गंगा रिवर के आसपास का एरिया. व्हाट इज़ गंजेटिक वैली? द एरिया नियर गंगा रिवर, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड द पंजाब. इन एरियाज़ में लागू किया गया था महलवाड़ी सिस्टम. महल मीन्स अ विलेज and an estate, and therefore the महलवाड़ी system can be called the village system. उस समय महल विलेज को कहते थे, तो ये एक विलेज सिस्टम के हिसाब से स्टार्ट हुआ था. This system was implemented in the village directly or through the representatives of the village. या तो विलेज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, नहीं तो डायरेक्टली विलेज पर ये लागू किया जाता था. The amount of land revenue was revised periodically. समय समय पर लैंड रेवेन्यू चेंज होता था, बढ़ता ही था, ऑफ कोर्स कम तो नहीं होता था. तो इट वॉज रिवाइज्ड सो दैट द गवर्नमेंट कुड रिवाइज द सेम whenever it is so desired. ये इसलिए गवर्नमेंट अपने हिसाब से चेंज करती थी ताकि जितना लैंड रेवेन्यू उसे चाहिए वो उसे मिल जाए. तो इट वॉज इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट कि कितना लैंड रेवेन्यू चार्ज किया जाएगा. In such a case, there would be no loss to the government. Government को कभी loss नहीं होता, of course, as in the case of the permanent settlement. In the permanent settlement, the government could not enhance, increase. What is the meaning of enhance? Increase. Fixed था ना 10%. Government बढ़ा नहीं सकती थी. But here the government could revise the same. Change कर सकती है, बढ़ा सकती है. Generally, the period was fixed for 30 years. 30 years के लिए एक land revenue fix किया जाता था. When the government used to review and enhance the land revenue, मतलब 30 years में बढ़ा दिया जाएगा. For the government, this system was an improvement over the permanent settlement. उसी तरह का था, बस एक फ़र्क है दोनों में. महलवाड़ी सिस्टम भी वैसा ही है जैसा परमानेंट सेटलमेंट था, बट परमानेंट सेटलमेंट में द लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड एट 10%, लेकिन यहाँ पर आफ्टर 30 years द गवर्नमेंट कुड इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू. बाकी सब कुछ सेम था. तो दीज आर द 4 systems that was adopted by the British government for the farmers. Now we will see the effects of the colonial agrarian policies on the peasants. ये जो 4 policies हमने पढ़ी, system पढ़े, इनका हमारे farmers पर क्या असर पड़ा, that we are going to see here. As the above agrarian policies or different land revenue system of the British government were designed only to suit its own objectives. गवर्नमेंट ने ये जितने भी सिस्टम बनाए ये सिर्फ अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए थे. Only to suit its own objectives. They had a disastrous, बहुत बुरा, बर्बाद करने वाला इफ़ेक्ट both on the peasants and landlords. दोनों ही बर्बाद हो गए इसमें because of certain inherent defects in them. जब बने थे ना ये, तभी इन सिस्टम्स में कुछ ना कुछ डिफेक्ट था जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स, लैंडलॉर्ड्स, कल्टीवेटर्स, उन पर बहुत बुरा असर पड़ा. देखो, सबसे पहला क्यों? वेरी हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू, बहुत ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट किए जा रहे थे.
वॉट एवर मे बी द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, चारों में से कुछ भी हो, देर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट द रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू वर वेरी हाई. चारों में ही लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था. हाई टैक्सेस वर टेकन. इन स्पाइट ऑफ ऑल their बेस्ट एफर्ट्स द peasants could never pay them. कितना भी कोशिश कर लें फार्मर्स, वो ये पूरा लैंड रेवेन्यू नहीं दे पाते थे, इतना ज़्यादा टैक्स था. सेकेंड, लैंड वॉज मेड अ सेलेबल प्रॉपर्टी, बेचने के लिए. हाँ, लैंड को कभी भी बेचा जा सकता था. दिस वॉज द सिस्टम. इट वॉज अ न्यू इनोवेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू मेक लैंड अ सेलेबल एंड मॉर्टगेजेबल प्रॉपर्टी, जिसे बेचा जा सकता था और नीलाम भी किया जा सकता था. दिस वॉज प्राइमरीली डन, और क्यों होता था ये? टू इंक्रीज द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू. गवर्नमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आए, इसलिए गवर्नमेंट ने ये सिस्टम बनाया था. इफ़ इट हैड नॉट बीन मेड सेलेबल और ट्रांसफरेबल, है ना, अगर लैंड को सेलेबल, बेचने लायक या किसी और के हाथ में देने लायक नहीं बनाया होता, द गवर्नमेंट कुड नेवर रियलाइज रेवेन्यू फ्रॉम द कल्टिवेटर्स. गवर्नमेंट कभी भी उन फार्मर्स से टैक्स नहीं ले पाती, हु जनरली हैड नो सेविंग्स और पोजेशंस आउट ऑफ विच दे कुड पे. भाई अगर आप, सिस्टम क्या था, इफ़ यू कैन नॉट पे टैक्स, आप अपना लैंड बेचो या गवर्नमेंट को दे दो या किसी और को दे दो. अलग अलग सिस्टम में अलग अलग तरीका था, लेकिन लैंड को बेचा जा सकता था या किसी और को भी दिया जा सकता था. और क्यों किया गवर्नमेंट ने ये सिस्टम? ताकि उन्हें कंटिन्यूसली उनका लैंड रेवेन्यू मिलता रहे. Thus, the peasants were forced to pay high rates of land revenue. Peasants को बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था. Under the threat of their land being auctioned, तो farmers had to pay the tax. नहीं तो क्या होता था, उनका लैंड नीलाम हो जाता था, खेत उनसे लेकर किसी और को दे दिए जाते थे. But in doing so, the government forced the peasants to borrow from the money lenders. और फिर गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, टैक्स तो देना है, तो क्या करो? रास्ता भी गवर्नमेंट ने बताया, बोरो करो, टेक लोन फ्रॉम द मनी लेंडर्स, जो साहूकार हैं उनसे लोन लो, एंड बिकम देयर प्रे. और बेचारे फार्मर्स उन मनी लेंडर्स के हाथ शिकार, उनके कब्जे में आ जाते थे, लोन लेते थे, दे हैव टू पे इंटरेस्ट ऑल्सो. दस द होल विलेज स्ट्रक्चर वॉज शेकन. तो एक तरह से पूरी एग्रीकल्चर जो हमारी इकोनॉमी थी वो हिल गई थी बहुत बुरी तरह. इसका एक और असर हुआ, पॉवर्टी एंड इनडेप्टनेस. इनडेप्टनेस का मतलब होता है कर्जदार होना, कर्जे में फंस गए हमारे फार्मर्स, दे बिकेम पुअर ऑल्सो. एज द रेवेन्यू वॉज बींग पीरियोडिकली रिवाइज्ड एंड रेज्ड, हर 30 ईयर्स में लैंड रेवेन्यू रिवाइज होता था और बढ़ जाता था, कम कभी भी नहीं हुआ. इट बिकेम क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर द फार्मर्स टू पे इट. दे वर दस फोर्स टू मॉर्टगेज देयर लैंड टू द मनी लेंडर्स. ये क्या होता है? मॉर्टगेज का मतलब होता है वो उस पर रख देना, गिरवी रख देना, और बदले में लोन लेकर और गवर्नमेंट को टैक्स पे करते थे. द मनी लेंडर्स सो दैट द लैंड्स वर नॉट ऑक्शन टू रिकवर द लैंड. भाई या तो ब्रिटिश गवर्नमेंट नीलाम करवा देती थी लैंड अगर टैक्स नहीं दिया, तो विलेजर्स ने क्या रास्ता निकाला, वो मनी लेंडर्स के पास अपना लैंड गिरवी रखकर और उनसे लोन लेते थे टू पे द टैक्स. दोनों ही हालत में फार्मर की हालत ख़राब थी. बट बोरोइंग मनी ऑल्सो लेंडेड दैम इन परपेचुअल इंडेप्टनेस. लेकिन इससे क्या हुआ गया, उन पर कर्जा बढ़ता गया. दे हैड जनरली टू सेल और डिस्पोज ऑफ देयर होम्स. देखो अब कर्जा चुकाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, या तो अपना घर बेचा, ऑर्नामेंट्स बेचे, लैंड एंड अदर बिलोंगिंग्स इन ऑर्डर टू पे ऑफ द डेब्ट्स. तो इससे पॉवर्टी बढ़ती गई. हमारे फार्मर्स इतने पुअर नहीं थे बिफोर कमिंग ऑफ ब्रिटिश, बट ये ब्रिटिशर्स ने जो अपनी अग्रेरियन पॉलिसीज़ अपनाई, दिस इंक्रीज्ड पॉवर्टी इन रूरल एरियाज. गवर्नमेंट्स इनडिफरेंस टूवर्ड्स लैंड रिफॉर्म. गवर्नमेंट्स को कोई मतलब ही नहीं है ना, सुधार तो कुछ करना ही नहीं है, बस क्या करना है, फार्मर्स से टैक्सेस कलेक्ट करने हैं. उनकी भलाई के लिए कोई स्टेप नहीं लिए गवर्नमेंट ने.
द गवर्नमेंट्स ओनली कंसर्न वॉज टू रियलाइज रेवेन्यू, बस सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना है, फार्मर्स से पैसा लेना है. इट वॉज लीस्ट वरिड, कोई चिंता नहीं थी अबाउट द लिविंग कंडीशंस ऑफ द कल्टिवेटर्स, कि फार्मर्स किस हाल में रह रहे हैं. द गवर्नमेंट वॉज नॉट कंसर्न. द गवर्नमेंट डिड नथिंग इन रिटर्न फॉर द एक्सॉर्बिटेंट रेंट्स इट रिसीव्ड फ्रॉम द peasants and followed a policy of total neglect. गवर्नमेंट जो इतना किराया, इतना पैसा, इतना टैक्स ले रही थी फार्मर्स से, तो बदले में गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है ना कि उनके लिए कुछ करे, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी कुछ नहीं करा. वो सिर्फ उनसे टैक्सेस कलेक्ट कर रही थी और क्या पॉलिसी अडॉप्ट कर रही थी, ऑफ टोटल निग्लेक्ट एंड इनडिफरेंस टूवर्ड्स द पीजेंट. कभी ध्यान नहीं दिया पीजेंट्स पर. नो स्टेप्स वर टेकन आइदर to improve irrigation or to bring to their knowledge the new techniques of farming. फार्मर्स की वेलबींग के लिए न तो उन्हें नई इरिगेशन टेक्निक सिखाई, न मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स बताए ताकि फार्मर्स अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकें. गवर्नमेंट को सिर्फ क्या चाहिए था उनसे, टैक्सेस. बाकी फार्मर्स किस कंडीशन में है, द गवर्नमेंट वॉज नॉट कंसर्न. एंड द लास्ट वॉज स्टेगनेशन ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर डेवलप होना बंद हो गया क्योंकि कुछ नया सीख ही न रहे हैं फार्मर्स. गवर्नमेंट उनकी मदद ही नहीं कर रही है. टाइम चेंज होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करती है, किसानों की मदद करती है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं. दस गवर्नमेंट्स नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लेड टू डिजास्ट्रस रिजल्ट्स. बहुत बुरा असर हुआ हमारी फार्मिंग पर इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर विच वॉज ऑलरेडी अंडर प्रेशर. पहले से ही एग्रीकल्चर की हालत ख़राब थी बिकॉज ऑफ द र्यून ऑफ इंडियन ट्रेड एंड क्राफ्ट. र्यून का मतलब होता है बच्चों बर्बाद होना. हमारा ट्रेड और क्राफ्ट तो पहले ही बर्बाद हो चुका था. ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी थी. सब कुछ कहाँ ले जा रहे थे, इंग्लैंड ले जा रहे थे. हमारे वीवर्स बर्बाद हो गए थे, हैंडीक्राफ्ट्स बर्बाद हो गए थे, सब खत्म हो गया था, और अब एग्रीकल्चर भी. दस वाइल द गवर्नमेंट एंड द लैंडलॉर्ड्स प्रॉस्पर्ड. सिर्फ किसको फ़ायदा हो रहा है, या तो गवर्नमेंट को या ज़मींदार्स को. द पीजेंट्स एंड द फील्ड्स विदर्ड, का बर्बाद होते गए. इनफैक्ट द नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर वॉज एन ओमनियस, बुरा है ना, जिसका अपशगुन बुरा कहते हैं ना, फीचर विच लेड टू द स्टेगनेशन ऑफ एग्रीकल्चर. और इससे ये हुआ कि हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत बैकवर्ड हो गया, धीरे धीरे बर्बाद होता चला गया. तो इट वॉज बिकॉज ऑफ दोज 4 सेटलमेंट्स जो हमने पढ़े थे, हमारे इंडिया के फार्मर्स भी बर्बाद हुए और एग्रीकल्चर भी ख़त्म हो गया. तो दीज आर द एग्रेरियन पॉलिसीज़ विच वर अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश, और उसका हमारे पीजेंट्स और कल्टिवेटर्स पर क्या असर हुआ. नेक्स्ट टाइम वील स्टार्ट विथ द ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स. वो क्रॉप्स जो यहाँ उगाकर, यहाँ ग्रो करके और यूरोप में भेजे जाते थे, अब वो ग्रो करने शुरू किए ब्रिटिशर्स ने इंडिया में. दिस विल स्टार्ट टुमारो. टिल देन चिल्ड्रन, कीप रीडिंग योर चैप्टर्स and start preparing for your test.